हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा एंड आज हम डिस्कस करें चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिगनिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है 5 वोल्टेज की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या नेग्लेजिबल है, दैट मीन स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 0 दे रखी है। इट्स कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 39 ओम दे रखा है। यू हैव टू कैलकुलेट करंट। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर हमारा फॉर्मूला रहता है। अगर करंट निकालना है तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। और यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यूज़ क्या दो हैं, एक 5 वोल्ट दे रखी है, एक 200 वोल्ट। तो इसमें क्या निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो 200 माइनस 5 अपॉन जो आर की वैल्यू क्या है 39 ओम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 195 अपॉन 39। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा, एम्पियर में आ जाएगा। तो 5 एम्पियर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नॉर्मली इसमें सारी यूनिट्स हमारी ऐसा यूनिट में दे रखी थी, बट अगर मिली या फिर माइक्रो में दे रखी होती तो उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं फिर अपना आंसर निकालते हैं। फिर नेक्स्ट ये रखा है जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 8R है, उसे हम बेंड कर रखा है सर्कल के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये 4R होगा। ठीक है, यहाँ पे 4R उसको बेंड कर रखा है तो कैसे हो जाएगा, ऐसे करके दिख जाएगा जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आएगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे इनकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट मीन्स 1/4R प्लस 1/4R, जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/4R। ठीक है ना, 1/RP इज इक्विवेलेंट टू 1/2R। ये एक बार कैंसिल कर दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो RP क्या आ गया 2R के इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे 2R ही आपका क्या आंसर है। बट अगर वहाँ पे R की जगह ओम होता तो ओम में आंसर आता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोबिलिटी डिफाइन करनी है और ऐसा यूनिट डिफाइन करनी है उसकी। मोबिलिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको शो करता है म्यू से, यहाँ पे आ जाता है VD, यहाँ पे अपॉन ई कैपिटल ई के शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। अगर हम इसी यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक तो न्यूटन पर कूलम होती है, दूसरी क्या होती है वोल्ट पर मीटर होती है। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर ले रखी है, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम सेकेंड। तो ये यहाँ पे ऐसा यूनिट दे रखी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिलेशन ड्रॉ कर रखे हैं। अगर हमें करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछो तो वो रहता है I इज इक्वल्स टू NEA/VT। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम करंट को किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से। इस इक्वेशन को डिवाइड करी हुई बेसिकली मैं, इस वाली इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय A, या फिर बोल सकते हो एरिया। तो ये NE, अब एक डिवाइड हो चुका है तो वो हट जाएगा तो VD। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा G आ जाता है, G दैट इज करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या होती है, G इज इक्वल्स टू I/A होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन जा रहा था जहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने क्या कर रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर रखा है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थिक मेटालिक स्पेयर्स टू जॉइन वायर्स इन पोटेंशियोमीटर्स। अब हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के, इनवर्सली रहता है एरिया के। कंबाइन करके लिखें तो L/A के टर्म्स में आ जाता है। इसको भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी हो गई, ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया एरिया। ठीक है, तो एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस करेगा। एरिया अगर इंक्रीज होगा वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। देयरफॉर मेटल स्ट्रिप्स क्या करती हैं, वो लो रेजिस्टेंस फॉर्म करती है एंड इजीली कैन बी निगलेक्टेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वायर्स लेंथ यूज्ड टू फाइंड द नल पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको डिफाइन करनी है, साथ ही में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या इज द वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी उसके रिस्पेक्ट में जब मूव करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर नीचे उसका जो रिलेशन दे रखा है ये ऑलरेडी बता रखा था मैंने, I इज इक्वल्स टू NEA/VD वाला। तो वो यहाँ पे क्या कर रखा है डिफरेंट टर्म्स में शो कर रखा है। जो टाउ होता है वो क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, और N क्या होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और M क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6 वाला, इसमें आपको ग्राफ शो करना है। ये ग्राफ ऑलरेडी NCERT का है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। जो भी आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है NCERT के वो आपको करने हैं सारे। तो यहाँ पे क्या है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के टर्म में शो कर, रेजिस्टिविटी यहाँ पे यहाँ पे क्या टेम्परेचर के टर्म में। तो क्या आता है कर्व आता है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ईयर वगैरह मेंशन करके, जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है दिल्ली 2012 में आया था। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे अगेन एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और लेंथ यहाँ पे क्या होगा L होगी। ठीक है, अक्रॉस विच जिससे पोटेंशियल क्या होगा V अप्लाई करा होगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, इससे पहले भी आ रखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन आपको क्या फाइंड करनी है, करंट फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे 2 वोल्टेज दे रखी हैं और रेजिस्टेंस दे रखा है, सेम फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V/R वाला। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो 200 - 10, और R क्या आ जाएगा यहाँ पे 38, दैट मीन्स
190/38। अगेन इसका आंसर क्या आ जा रहा है, 5 एम्पियर आ जा रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है जो निक्रोम और कॉपर वायर है, अगर उसकी लेंथ सेम होगी, रेडियस सेम होगी, उसे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और आई करंट पास करेगा, तो जो कौन सा वायर इन दोनों में से जल्दी हीट अप करेगा एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, निक्रोम क्या करेगा, जल्दी हीट अप करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, निक्रोम वायर गेट्स हीट अप मोर बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। फिर नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको ईएमएफ दे रखी है, तो मैं यहाँ पे ऊपर साइड टर्म्स लिख दे रही हूँ। ई इज इक्वल्स टू 10V दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस का नोटेशन होता है स्मॉल आर इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, दैट मींस आई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0.5 एम्पियर दे रखा है। ये सारे ही क्या है, ऐसा यूनिट में है, तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट देम। आपको क्या निकालना है, इसमें रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस मतलब आर होता है और टर्मिनल वोल्टेज मतलब वी होता है। तो इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉर्मली हमें पता है वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। बट मैं आपको कनेक्ट करना चाह रही हूँ, अगर बैटरी ईएमएफ क्या होता है, जो मैक्सिमम उसका पोटेंशियल रहता है। तो अगर मैं वी के बदले यहाँ पे ई लिख दूंगी, फिर यहाँ पे आई लिख दूंगी, तो यहाँ पे आर प्लस आर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम काउंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला इसके रिस्पेक्ट में है। तो बेसिकली आपको जो फॉर्मूला अप्लाई होगा भी ये वाला होगा। ई की जगह में हम 10 लिख देंगे, आई के बदले 0.5, आर कैपिटल आर हमें फाइंड करना है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 दे रखी है। 10/0.5 इज इक्वल्स टू आर प्लस 3 हो गया। इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20, और यहाँ पे जो 3 था इधर आ जाएगा, तो -3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 17 ओम आ गई। तो पहला पार्ट ये हो गया हमारा, 17 ओम हमारा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर हम वी की बात करें, अब यहाँ पे वी निकालें, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या थी, 0.5 थी, और आर क्या आ गया, 17 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 8.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यही सेम चीज़ सॉल्व कर रखिए, वही फॉर्मूला लिखिए। फिर नेक्स्ट इसमें आपको मार्क करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, और आपको फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो करंट की आपको ऑलरेडी दिख रही है, अब आपको इसमें मेन करंट निकालना है। ठीक है, अब मेन करंट देखने के लिए आपको इसमें ब्रेक करना पड़ता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टर्मिनल्स है इसके, पहला टर्मिनल ये वाला है, दूसरा टर्मिनल ये वाला है। तो बेसिकली जो ये 3 ओम ये वाला है और ये वाला 3 ओम है, ये अगल बगल है, दैट मीन्स ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज में क्या कर देते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हम लिख देंगे 3 + 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, वो 6 ओम हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब जब हम कंबाइन करके निकालेंगे नेट करंट की वैल्यू, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कंबाइन करके। तो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3 + 1/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 2 + 1, फिर कितना आ जाएगा, 3/6, दैट मीन्स 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम आ चुकी है। तो बेसिकली हमारी फाइनल वैल्यू जो है ये आ चुकी है। अब v इज इक्वल टू आई आर अगेन लेंगे हम, हमें आई निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। v की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 2 वोल्ट डायग्राम में दिख रही है, और जो r हमने कैलकुलेट कर रखा है वो 2 है। जो हमारा आंसर है 1 आया, दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो हमारा जो नेट करंट है वो क्या आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर टू मेजर ईएमएफ रादर देन वोल्टमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर किसमें होता है, नल पॉइंट में बेस्ड रहता है। इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट flows through it, therefore a potentiometer is preferred to measure EMF rather than voltmeter। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या देता है, हमें एग्जैक्ट डेटा देता है, क्योंकि उसमें कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है 13th वाला, इसमें 3 रजिस्टर दे रखे हैं हमें, वो कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में। अब वो रुकावट की तरह यू कैन कंसिडर इट लाइक रजिस्टर, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो रजिस्ट कर रहा है उसे। ठीक है, दैट इज़ नॉट एबल टू फुलफिल, मतलब आगे कुछ अगर तुम्हारा कुछ प्लेटफॉर्म कुछ टारगेट है तो तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या रेजिस्टेंस की तरह आता है। तो ये अगर सीरीज में होंगे, एक के बाद एक होगा, तो क्या होगा, हर्डल्स क्रिएट करेगा। तो सीरीज में क्या डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, पैरेलल में इसका 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 14th वाला, इसमें दे रखा है एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, टेम्परेचर दे रखा है। फिर दूसरी वायर उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। यू हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। इसका फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिंक कर रखा है। अब मैं पहले अगर क्वांटिटी की बात करूँ, तो जो पहले क्वांटिटी देखिए R1 हो जाएगी, तो R1 कितना जाएगा, 2.1 ओम। ठीक है, फिर R2 क्या हो जाएगा, दूसरी वाली दैट मीन्स 2.7 ओम। ठीक है, T1 पहला टेम्परेचर होगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर T2 क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर पुट करेंगे, हमें अल्फा ही निकालना है। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, R2 - R1, पहला फॉर्मूला लिखोगे, मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ। 2.7 - 2.1।
अपॉन R1 क्या है 2.1, देन ब्रैकेट, देन T2 मतलब 100 माइनस 27.5। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 0.6 आ जाएगा, देन यहाँ पे 2.1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है 72.5 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइम सेव कर रही हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें बस कैलकुलेशन बचती है। सो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है ये इसकी यूनिट हो गई, उसके साथ इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है 15th वाला, व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। इसका आंसर क्या है, व्हेन गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ द ब्रिज द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या है जीरो डिफ्लेक्शन होती है और कोई भी करंट वहाँ से क्या करते हैं ड्रॉ गैल्वेनोमीटर से नहीं करता है। फिर नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल and applicable for all conducting elements, if not then give example why it does not obey Ohm's law, ठीक है। Ohm's law यूनिवर्सल नहीं है, वो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता, जैसे कि वैक्यूम, डायोड, सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अगर V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ये बोलते हैं ना, मतलब जितना करंट हम इंक्रीज करेंगे उतना हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या रहता है वैलिड नहीं रहता है। ये क्वेश्चन आपका तब भी आ सकता है जब आपसे पूछते हैं स्टेट ओम्स लॉ और साथ ही में उससे आपसे पूछते हैं कि उसकी एप्लीकेशन बताओ और उसके कुछ लिमिटेशन बताओ, तो लिमिटेशन में भी आपको ये एग्जाम्पल्स देने होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे n रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस R है, उनको कंबाइन कर रखा है, पहले आपको निकालना है मैक्सिमम। ऐसा टोल्ड यू अगर हर्डल्स आपकी सीरीज में होंगे तो क्या करेंगे ज़्यादा हर्डल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो जो मैक्सिमम हो जाएगा पहला वाला केस अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम कब होगा जब वो सीरीज में रहेंगे, तो मैक्सिमम कब आएगा मैक्सिमम आएगा इन सीरीज। अगर मैं सीरीज में ले रही हूँ तो R से शो कर देती हूँ उसे, तो उस R को मैं R ऐड करती रहूँ कितने टाइम यहाँ पे लिख रखा है कि n रजिस्टर्स, तो n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा NR हो जाएगा, n टाइम्स से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। जो सेकंड पार्ट है उसमें लिख रखा है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कब होगा जब वो पैरेलल में होगा, दो ही केसेस पढ़े हैं हमने, ठीक है। फिर एक क्या आता है मिक्स वाला आता है, वो केस यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम केस में रिक्वायर्ड है नहीं। अब इसमें क्या करते हैं 1/R भी करके लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितने टाइम्स n टाइम्स आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/RP जो है वो n टाइम्स आ जाएगा R के, क्योंकि यहाँ पे जो R1 R2 है वो क्या है सिंपली R ही दे रखा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट कि RP की वैल्यू क्या आ रही है, RP की वैल्यू आ रही है R/n, ठीक है। तो ये हमारा जो केस आ गया ये मैक्सिमम के केस में आ गया, ये मिनिमम के केस में आ गया। अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो भी निकालो साथ में, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे मैक्सिमम और मिनिमम का पूछ रखा है, तो RS/RP पूछ रखा है, तो ये कितना हो गया n टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया R/n ना, तो n क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये R और R कट गया, n²/n, तो n²/1 जो है हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का ये, सेकंड और थर्ड। थोड़ा चाहो तो इसमें थोड़ी थ्योरी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि सीरीज में ऐसा फॉर्मूला होता है, पैरेलल में ऐसा होता है, सो ऑन करके। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें दो सेल दे रखी हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो बेसिकली E1 E2 की दे रखी है वैल्यू, R1 R2 की दे रखी है, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, EMF निकालनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसके आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ E1 इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट, ठीक है, E2 इज इक्वल्स टू 2.0 वोल्ट, R1 इज इक्वल्स टू 0.2 ओम, इसके बाद R2 इज इक्वल्स टू 0.3 ओम, ठीक है। अब इसमें किसमें कनेक्ट रखा है, पैरेलल में कनेक्ट रखा है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो वैसे बनेगा। डायग्राम हम कुछ ऐसे करके बना सकते हो, ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है EMF और साथ ही में इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये रहता है E1 R2 E2 R1/R1 प्लस R2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका, जिससे आपको क्या निकल जाएगा डायरेक्टली आप EMF निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो R1 E1 है इसकी वैल्यू क्या है 1.5, R2 की 0.3, E2 2, देन R1 0.2, फिर R1 R2 को ऐड करें तो डायरेक्टली आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.45, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 0.85 अपॉन 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7, ठीक है। 1.7 कितना आ जाएगा वोल्ट।
तो यहाँ पे देख सकते हो 1.7 वोल्ट आंसर है, ठीक है। डायग्राम इसमें ऐसे बना सकते हो, जो इसमें दे रखा है वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.7 वोल्ट। उसके बाद हमसे पूछ रखा है कि हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें इसी इक्विवेलेंट की। तो यहाँ पे वैसे आप सॉल्व सोल्यूशन ऑलरेडी देख सकते हो, बट यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है ना, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो 1/r करके आता है, तो 1/r इक्विवेलेंट, सो 1/r1 प्लस 1/r2 करके आता है, ठीक है। आप चाहो इसमें वैसे वैल्यू कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर सकते हो 0.3 और 0.2 की, पर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। R1 R2 आ गया यहाँ पे, एलसीएम ले रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे क्या जाएगा R2 प्लस R1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या जाएगी, R1 R2 प्रोडक्ट ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, समेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 0.2 जैसे यहाँ पे इसमें कर रखा है सब, वैसे करके भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th वाला, इसमें आपको x निकालना है जब व्हीट स्टोन क्या है, बैलेंस है। व्हीट स्टोन जब बैलेंस होते हैं ना, दिस अपॉन दिस प्लस क्यू अपॉन एस आ जाता है, जिसकी अगर मैं बोलूँ P अपॉन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, Q की कर सकती हूँ, S की कर सकती हूँ। अगर R में देखो आप, वो क्या है सीरीज में, सीरीज में क्या कर देते हैं हम, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं। तो अब यहाँ साइड में ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 400, बिकॉज वो क्या है सीरीज में दे रखा है, ठीक है। अब P है, P कितना आ रहा है 500 आ रहा है, R कितना आ रहा है x प्लस 400 आ रहा है, Q कितना आ रहा है 800 आ रहा है, S कितना आ रहा है 1000। ये 2 zeros मैंने कट कर दिए, यहाँ पे 4 2 एंड देन 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद चाहो तो यहाँ पे दोबारा कैंसिल कर सकती हूँ 25। अब चाहो तो सिर्फ ब्रेक करके लिख सकते हैं, 500 को 5 × 100 मैंने वैसे करके कैंसिल कर रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन की एग्जाम में आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे 5 × 100, ठीक है। ऐसे करके कैंसिल कर रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज इस वाले स्टेप में, ठीक है। 500 को 5 × 100 आप लिख सकते हो। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स x प्लस 400 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 × 5 कितना होता है 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 225 ओम आ जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई, ठीक है। यहाँ पे वही उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है मैंने। फिर नेक्स्ट है 20th वाला, इससे आपको एक नेटवर्क दे रखा है, उस पर आपको किरचॉफ रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं पहले इस लूप में ले रही हूँ, पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉजिटिव वाला स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन भी साइड में आ रही है ना, तो मैं ऐड कर दूँगी, ऐड एज इन पॉजिटिव साइन लूँगी यहाँ पे। तो I1 और R1 हो गया। फिर सेकेंड लूप इधर पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन भी यहीं पे है, और जो हमारा सर्किट है, हमने जो एक डायरेक्शन हमने चूज़ कर रखी है वो भी सेम ही है, तो क्या हो जाएगा प्लस E2 R2 हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे लूँ मैं, सेम डायरेक्शन आई तो प्लस हो जाएगा, अगेन कितना आ जाएगा I3 R3। ये किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, जो नोटेशन दे रखा है उसे लिख दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पहला वाला पॉजिटिव वन में आ रहे हैं ना, तो सारे सेम आ रहे हैं, तो ठीक है। अब नेक्स्ट लूप की अगर हम बात करें, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से वेट किया था, अब यहाँ से ए से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो पहला क्या जाएगा I4 और R4, ठीक है। दूसरा वाला प्लस ही होगा, सेम डायरेक्शन है, तो कितना हो जाएगा I5 और R5। ये हो गया। अब इधर पे अगर जा रही हूँ, मुझे जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -I2 और R2 हो जाएगा। ये इसमें कोई EMF नहीं आ रही ना, मैं कोई सेल नहीं है, जीरो की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी, यू कैन चेक, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है। So that's it for today's video. I hope आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हो. Please like, share, subscribe and I'll see you in my next video. Bye bye.